हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे। आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे विकास यानी कि एवोल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि यदि आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, क्लास 12th में हैं और आज आप ये पहला वीडियो देखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट पर जा करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट चेक करना बहुत आसान है, वहाँ पर सभी वीडियोस हैं और हम आपको बता दें कि वन शॉट के वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, वन शॉट के वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट पर ही मिलेंगे, तो आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, एवोल्यूशन पढ़ रहे थे। एवोल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे आपके जो है जैव विकास के प्रमाण यानी कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि विकास के क्या क्या प्रमाण मिले थे। तो हमने एक प्रमाण को देखा था, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा और आज हम लोग जो प्रमाण पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अवशेषी अंगों के प्रमाण। ठीक है, किसका? अवशेषी अंगों का प्रमाण पढ़ेंगे। अब जैसे देखो, प्रमाण मतलब कि हमें कुछ मिला और उसके आधार पर हमने बताया कि अच्छा ऐसे रहे होंगे। ठीक है, जैसे हम तीन काल के, जैसे हम अगर बात करें उसके क्या बोलते हैं, देखो क्या यार, मतलब क्या ये अवशेष वो क्या है भाई, क्या है, देखो इसमें आर्कियोटेरिस, डायनासोर, आदि मानव, ये सब इनके प्रमाण मिले थे। जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण, सॉरी जीवाश्म के अगर हम प्रमाण देखें, ठीक है, जीवाश्म के प्रमाण में हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, कभी कभी ध्यान से चीजें उतर जाती। जीवाश्म के प्रमाण में हमें देखने को मिलता है, हमको तीन काल देखने को मिलते हैं। ठीक है, बताइए पहला क्या है? तीन काल हमको देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है, चलो तीन काल। पहला होता है जिसको बोलते हैं पैलियोजोइक, ठीक है, फिर मीजोजोइक, फिर सीनोजोइक। ये क्या है? इसको बोलते हैं सीनोजोइक। देखो सिंपल है बिल्कुल, सीनोजोइक। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं मीजोजोइक। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैलियोजोइक। तो ये क्या है? ये काल है। अब अगर हम बात करें डायनासोर की, किसकी? डायनासोर की, तो डायनासोर हमको मीजोजोइक काल में ही देखने को मिला। ठीक है, मीजोजोइक काल में ही हमको डायनासोर देखने को मिला। ठीक है, यहीं पर हमको डायनासोर देखने को मिला। ठीक है, फिर इसी डायनासोर से यहीं से क्या हुआ? फिर धीरे से शुरू हुआ किसका काल? सीनोजोइक का काल। ठीक है, यानी कि हम जब देखते हैं, जब मीजोजोइक वाले काल में पहुंचते हैं, किस काल में? मीजोजोइक वाले काल में, तब हमको डायनासोर का अवशेष देखने को मिलता है, जीवाश्म देखने को मिलता है। और जीवाश्म के आधार पर, ठीक है, यानी कि चट्टानों पर उनके चित्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चट्टानों पर उनके चित्र मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, अगर हम आपको दिखाएं तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एविडेंस ऑफ फॉसल। ठीक है, ये देखिए, अगर हम आपको ध्यान से दिखाएं, आप इस चीज को ध्यान से देखिए, तो ये देखिए, जैसे ये कोई चट्टान है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये चट्टान है। ठीक है, और इसी चट्टान पर आपने देखा कि इस प्रकार से कुछ हमको देखने को मिला, यानी कि इस प्रकार से यहां पर कुछ ऐसा हमको जीव देखने को मिला। ये देखिए, ऐसा जीव देखने को मिला, यानी कि क्या है? ये अवशेष है। ये देखिए, यहाँ पे हड्डी उसकी बनी हुई है पूरी। ठीक है, उसकी हड्डी ऐसे करके बनी हुई है। तो ये हमको अवशेष देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अवशेष देखने को मिलता है। ठीक है, इसके जीवाश्म से हम पता लगाते हैं कि अच्छा, ये मीजोजोइक काल जो है काल का हुआ होगा। ठीक है, ये सीनोजोइक का है। अब हम लोग कैसे हैं? हम लोग हैं सीनोजोइक में। ठीक है, तो अगर हम लोग जब मरेंगे, हम लोग विलुप्त होंगे। ठीक है, जब हम लोगों का पत्थर जीवाश्म बनेगा, तो हम लोग आएंगे सीनोजोइक काल में। ठीक है, किस काल में? सीनोजोइक काल में। डन, यहां से देखो। ठीक है, तो ये क्या है? ये सभी आपके जीवाश्म हमको देखने को मिले। जैसे आप ये देखिए, यहां पे
ये देखिए, ये यहाँ पे जीवाश्म है, ये देखिए कोई मछली की तरह है, उसका जीवाश्म देखने को मिला। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अपीयरेंस एंड सीक्वेंस ऑफ फॉसल विथ इन रॉक लेयर ऑफ अर्थ। रॉक लेयर यानी कि पत्थर की जो चट्टान है, ठीक है, उस पत्थर की चट्टान के ऊपर इन पर क्या है, इनका सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे मर गए ऐसे दब गए, तो ऐसे दबे हुए हैं, वैसे ही दबे दबे हमने इनका सीक्वेंस जो बना है उसको निकाला, उसको देखा और बताया कि अच्छा कुछ इस प्रकार का एक जीव रहा होगा। ठीक है, और फिर देखो जीवाश्म विज्ञान में सबसे बड़ी चीज है, सबसे एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। सबसे पहले अगर कोई आपको जीवाश्म मिला, ठीक है, मान लेते हैं आपको ये यहाँ पर आपको ये ऐसा करके एक जीवाश्म मिला। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पर एक ऐसा जीवाश्म मिला। ठीक है, अब इस जीवाश्म की आयु का पता कैसे लगाएंगे आप? ठीक है, इस जीवाश्म की आयु का पता कैसे लगाएंगे? ठीक है, पता कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मेरी एक बात याद रखना कि जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए हमारे पास है क्या, कार्बन डेटिंग। क्या है? कार्बन डेटिंग। तो हम कार्बन डेटिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से? कार्बन डेटिंग से क्या करेंगे, जीवाश्म विज्ञान का पता लगाएंगे, जीवाश्म का पता लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम यहां पर देखते हैं ये जो जीवाश्म हमको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी कार्बन डेटिंग जो है करते हैं और इनको पता लगाते हैं कि आखिरकार ये जीवाश्म कितने वर्ष पुराने हैं। ठीक है, क्या है, कितने वर्ष पुराने हैं। देख लो, ये तो अपने मन से चल रहा है भाई, प्लीज कूल डाउन। ठीक है, और देखिए हम आपको और ही दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये सभी क्या है, ये सभी हमको जीवाश्म देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए फॉसल ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये देखिए आपको फॉसल देखने को मिला। ठीक है, ये जीवाश्म देखने को मिला। डन। बताओ कितनी सिंपल चीजें हैं, कितनी सिंपल हैं। देखो ऐसे जीवाश्म देखने को मिलते हैं। ये देखो जूम कर दिए हैं आपके लिए। ठीक है, ये देखो ये ऐसा जीवाश्म है। ठीक है, इस जो है पत्थर पर इस पत्ती जैसी संरचना छप गई। ठीक है, और जब हमने उस पत्थर को निकाला और देखा तो हमको पता चला कि अच्छा ऐसी संरचना कुछ हमको इस काल में मिली होगी। तो याद रखना, जो आपका जो है मीजोजोइक काल था, कौन सा? मीजोजोइक काल, उसी में हमको डायनासोर देखने को मिले। किसमें? मीजोजोइक काल में देखने को मिले, और मीजोजोइक काल में ही ये खत्म हो गए। ठीक है, ठीक है। अब फिर मीजोजोइक काल के बाद कौन सा काल शुरू हुआ? वो शुरू हुआ सीनोजोइक। कौन सा? तो वो शुरू हुआ प्यारे बच्चों सीनोजोइक। ठीक है, मीजोजोइक के बाद कौन सा काल आया? सीनोजोइक। इसी सीनोजोइक में ब्रायोफाइटा, ठीक है, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, हम लोग, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब इसी काल में हैं। किसमें? सीनोजोइक में। ठीक है, और अगर बात करें कि भाई जो मीजोजोइक काल है, मीजोजोइक काल के पहले कौन सा काल था? तो मीजोजोइक काल के पहले काल था आपका पैलियोजोइक। ठीक है, क्या था? पैलियोजोइक। ठीक है, तो डायनासोर हमको किस काल में देखने को मिलते हैं? जब खुदाई करते हैं, चट्टानों में देखते हैं, तो उनके अवशेष हमको मीजोजोइक काल में मिलते हैं। अब हम इसका पता कैसे करते हैं? तो हम कार्बन डेटिंग के मदद से पता करते हैं कि अच्छा ये मीजोजोइक काल का रहा होगा। ठीक है, देखो भाई, देखो कितनी गजब की चीजें हैं। ठीक है, कितने फॉसल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कितने फॉसल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। डन। ये देखो, जैसे ये आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिख रहा होगा। ये एक पत्थर है, बड़ा सा, क्या है, एक रॉक है, एक चट्टान है, और उसी चट्टान पर इसका चित्र बना हुआ है। उसी चट्टान पर ये जैसे ऐसे दब गया था, ऐसे दबा हुआ है। और जब हम आज खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हम बताते हैं कि ये इस काल का रहा होगा। ठीक है, रहा होगा या फिर रही होगी, है ना, दोनों भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बताइए।
तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे। और ध्यान से देखिएगा, अगर आप नई एनसीईआरटी आपके पास खोलिएगा तो एनसीईआरटी का पेज नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर 134 134 में जो इमेज बना है, आपने उस इमेज को समझ लिया है। ये देखिए, ये जो इमेज है यहाँ पर, आपने इस इमेज को समझ लिया है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा? पैलियोजोइक। ठीक है, डन। बताइए, तो इसी में आपका जुरासिक काल मीजोजोइक में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो लगभग एक चीज आपसे बताया जाता है, ठीक है, लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व संभवतः मछली जैसे सरीसृप, कब बताया जाता है कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, कब? 200 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो है संभवतः, मतलब माना जाता है कि ऐसा जो है संभव है कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व मछली जैसा सरीसृप के रूप में ये डायनासोर प्रकट हुआ। ठीक है, मछली जैसे सरीसृप के रूप में, है ना, मछली जैसा था लेकिन वो सरीसृप था, रेप्टाइला था, सांप लाइक, जैसे सांप के जैसे था। ठीक है, सरीसृप जो है सरीसृप के रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, और ये सरीसृप को हम लोग बोलते हैं क्या? इक्विथोसोयस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विथोसोयस बोलते हैं। बताओ, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अवशेषी अंगों के प्रमाण। ठीक है, अवशेषी अंगों के प्रमाण क्या होते हैं? ध्यान से देखिए, अवशेषी अंग। ठीक है, अगला जो है प्रमाण है, चौथा नंबर जो भी है आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा। क्या है कि अवशेषी अंगों के प्रमाण। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, एविडेंस मिले हैं हमको किसके? वेस्टिजियल ऑर्गन के। ठीक है, तो इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, क्या? एविडेंसेस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, क्या है? एविडेंस मिले हैं। एविडेंस मतलब हमको प्रमाण मिले हैं किसके? अवशेषी अंग के। तो हम अवशेषी अंगों को देख करके जान पाते हैं कि यार, जैसे देखो, जैसे एक है ये। ठीक है, अब ये मान लेते हैं हम हैं, अभी मान लेते हैं ये आपका भाई बायो अमन है। ठीक है, अब अगर हम देखें ये, फिर हम लोग देखें ये, फिर हम लोग देखें ये, फिर हम लोग देखें आपका ये बंदर। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है? ऐसे हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं एवोल्यूशन। ठीक है, विकास दिखा रहे हैं। ठीक है, ये बायो अमन यानी कि ह्यूमंस का विकास अगर हम दिखा रहे हैं, मानव का विकास दिखा रहे हैं, तो देखो ये बंदर है। हम बताते हैं कि जो मानव का विकास है वो कहां से हुआ? कपी से हुआ। ठीक है, कपियों से हुआ है। ठीक है, हमने ये चीज देखा है। तो जो कपी के पास बंदर थी, ठीक है, सॉरी, इसके पास क्या थी? इसके पास पूंछ थी। हमारे पास भी कभी कभी पूंछ आती है क्या? बताइए, हमारे पास तो पूंछ नहीं है। हम लोग विकसित हो गए हैं, हमारा विकास हो गया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास पूंछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों में एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन कभी कभी पूंछ देखने को मिल जाती है। पूंछ के रूप में जो सबसे नीचे का वर्टिब्रल कॉलम है वो पाया जाता है आज भी, उसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में। ठीक है, ये हमारे बड़े बड़े कान, कर्ण पल्लव की पेशियां, इनका कोई काम नहीं हमारे शरीर के काम जो है, लेकिन ये बैलेंस करती हैं। ठीक है, जैसे हमारे शरीर के घने बाल है ना, हमारे शरीर में बाल है ना भाई, है ना? बताओ, इनका कोई काम नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी ये क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये आपके एक वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। ठीक है, कौन से ऑर्गन हैं? तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि ये आपके अवशेषी अंग हैं। ठीक है, कौन से अंग हैं? अवशेषी अंग हैं। जैसे हमारे जो है बड़ी आंत का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स हमारा क्या है? अवशेषी अंग है।
ठीक है, ठीक है। तो इन्हीं के अवशेषी अंग जो हमें देखने को मिलते हैं, उन्हीं अवशेषी अंग को देख करके हम बोलते हैं कि अच्छा हमारे पूर्वजों में, ठीक है, किनमें, हमारे पूर्वजों में यह पाया जाता था, ठीक है, यह पाया जाता रहा होगा, तभी तो ये हमारे में है। अगर हमारे पूर्वजों में ये नहीं पाया जाता तो हमारे में कैसे आता, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि अवशेषी अंगों के प्रमाण में हमको क्या देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं कि ऐसा अंग जो पहले कार्य किया करता था, ठीक है, इस पूंछ का पहले कार्य था हिलाने का, साफ करने का, अब तो हम लोग झाड़ू ले आए, ठीक है, इस पूंछ का पहले काम था, ठीक है, इस अपेंडिक्स पहले काम था, इन घने बालों का पहले काम था, क्योंकि हमारे पास स्वेटर, जैकेट, टी शर्ट ये सब कुछ नहीं थी, ठीक है। तो बाल हमारे शरीर की रक्षा करते थे, टेम्परेचर मेंटेन करते थे, है ना, पहले काम था, लेकिन अभी काम नहीं है। तो अवशेषी अंग क्या होते हैं, लिख लेना इसमें कि ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे। क्या लिखोगे, ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे, ठीक है, ठीक है, ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे। अब अगर मैं बात करूं पूंछ की, पहले काम था। अब अगर कभी तो आपको कुत्ता मिले, कुत्ता से पूछना भाई ये तुम्हारी पूंछ किस लिए है, पूछना कि भाई साहब ये पूंछ। और कभी तुमको बंदर वंदर मिले तो अंदर से पूछना बंदर ये तुम्हारे शरीर में घने बाल क्यों हैं, कभी ऐसे पूछना। तो हम लोगों में एवोल्यूशन हुआ, हम लोगों में विकास हुआ, तो ये अवशेषी अंग हम लोगों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अंग पहले कार्य किया करते थे, परंतु अब केवल ये अवशेष के रूप में ही रहते हैं, ठीक है, अब केवल ये अवशेष के रूप में ही रहते हैं, इनका कोई कार्य नहीं है, ठीक है। पहले कार्य किया करते थे, आगे लिखिएगा कि अब केवल अवशेष के रूप में हमारे शरीर पर पाए जाते हैं, अब इनका कोई कार्य नहीं है, अवशेषी अंग कहलाते हैं, ठीक है। अब अवशेषी अंग के हम प्रमाण देखते हैं। जैसे हमने देखा, जैसे हमने ये बहुत अच्छी चीज देखी, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अवशेषी अंग। अगर हम आपसे पूछे, देखो पहले यहां पे हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, पहले हम आपको क्या करते हैं, एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। अवशेषी अंग जैसे आपका है, जैसे आपका है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अवशेषी अंग क्या है, ठीक है, अब उस क्या है नहीं कौन से हैं, तो आपने क्या है तो बता दिया कि भाई ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे लेकिन आज के समय में उनका कार्य नहीं है, अवशेषी अंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल उसको देना अपेंडिक्स, क्या देना, अपेंडिक्स, ठीक है। जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है, ठीक है, वो एक प्रकार की अवशेषी अंग ही तो है। उसका पाचन में, हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है उसमें उसका कोई हाथ नहीं होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, किसका, अपेंडिक्स का। तो अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग ही तो है, बताओ, अवशेषी अंग ही तो है, बताओ। इसके बाद निमेषक पटल, ठीक है, निमेषक पटल भी तो आपकी एक अवशेषी अंग ही है, बताओ। जो निमेषक पटल पाई जाती है वो भी अवशेषी अंग है, ठीक है। अगर हम आपके बात करें विजडम टीथ की, विजडम टीथ जानते हो ना, अक्ल दाढ़, ठीक है, जिसको बोलते हैं अक्ल दांत, ठीक है, अक्ल दांत भी आपका एक अवशेषी अंग है, अक्ल दांत भी एक आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। अब जो आपके कर्ण पल्लव में पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है, कर्ण पल्लव में पेशियां, वो भी आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो वो भी आपका एक अवशेषी अंग है, ठीक है। पूंछ पाई जाती है, अवशेषी अंग है। त्वचा पर घने बाल पाए जाते हैं, वो सभी भी अवशेषी अंग हैं, ठीक है। त्वचा पर घने बाल अवशेषी अंग हैं, ठीक है। पूंछ, टेल जो पाई जाती है वो भी अवशेषी अंग ही है, ठीक है। तो जैसे आपने यहां पर देखा, पहला आपने देखा फॉसल, क्या देखा, फॉसल, ठीक है। फिर आपने देखा जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी देखा, अवशेष के रूप में जो अंग देखा, जैसे जो समजात अंग और समृद्धि अंग, आपने इनको देखा, ठीक है। तो सबसे पहला आपने जैसे अवशेषी अंग के रूप में, जैसे हम बताएं, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया ढेर सारे अवशेषी अंग के, ठीक है। कहां पर है भाई, आ जाइए इधर देख लेते हैं, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ
एविडेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये देखिए, ठीक है, एविडेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये इस इमेज को ध्यान से देखिए, है ना, एविडेंस है ये किस, कौन सा, वेस्टिजियल ऑर्गन का। ये आपकी कौन सी आंत है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, एक एक चीज को देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। आपने बोला ओके भैया, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं और उसका ही एक भाग यहाँ पर नीचे होता है। ये क्या, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स। जब खाना, ये इस यहाँ से क्या कनेक्ट है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट है, ठीक है। जब यहाँ से खाना आता है तो कभी कभी अपेंडिक्स में कुछ फूड के पार्टिकल चले जाते हैं, जिससे इस अपेंडिक्स में सड़न पैदा होने लगती है, सड़ने लगता है, सड़ने लगता है तो नुकीला, देखो भाई ये नुकीला है ना, फिर ये आगे की तरफ ऐसे चुभने लगता है हमारे शरीर में, तो दर्द करता है ना। फिर अपेंडिक्स का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, निकाल दिया जाता है इसको। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन ही तो है। ये त्वचा पर हमारे जो बाल पाए गए हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, इस त्वचा पे क्या पाए गए हैं, बाल पाए गए हैं। ये सभी बाल भी तो हमारे अवशेषी अंग हैं, ठीक है। ये देखो विजडम टीथ, ये यहाँ पे सबसे पीछे वाला दांत, सबसे पीछे वाला दांत, विजडम टीथ। इस दांत का कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, ठीक है, लेकिन ये अवशेषी अंग के रूप में हमारे पास अभी भी मौजूद है, ठीक है, ठीक है। बताइए, बताइए, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। वेस्टिजियल ऑर्गन आपने देख लिया ध्यान से, ठीक है। ये देखिए, क्लियर हो जा भैया, नहीं हो रही, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया, वेस्टिजियल ऑर्गन आपने देख लिया। और कुछ है, देखिए अपेंडिक्स ये यहां पे है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये अपेंडिक्स है, बड़ी आंत का यही भाग है अपेंडिक्स, ठीक है। और ये आज हमारे पास अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। किस अंग के रूप में, अवशेषी अंग के रूप में अपेंडिक्स पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, अवशेषी अंग है, अवशेष के रूप में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है, बताइए। अक्ल डाढ़ हमने देख लिया, चलिए भैया वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, ये देखिए विजडम टीथ, है ना। बताओ, क्लियर हो ही गए होंगे अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा ना भाई, है ना, अवशेषी अंग वाला। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा संयोजक कड़ियों के प्रमाण, ठीक है। अगला हमको क्या प्रमाण मिलता है, अगला मिलता है हमको संयोजक कड़ियों के प्रमाण, ठीक है। हमको कुछ संयोजक कड़ी मिलती हैं और उसके द्वारा कुछ प्रमाण हमको देखने को मिलता है, ठीक है। संयोजक कड़ी जैसे हम देखते हैं, ऐसे जीव, इसमें लिखिएगा सबसे पहले कि ऐसे जीव जिसमें 2 वर्गों या जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जिसमें 2 वर्गों या फिर 2 जातियों के लक्षण एक जीव में, ठीक है। मान लेते हैं एक जाति है ये, ठीक है, और दूसरी जाति है ये, ठीक है। इन दोनों जीवों की जो जातियां हैं, इन दोनों जीवों की जातियों के लक्षण किसी एक जीव में जब पाए जाते हैं, क्या होते हैं, किसी एक जीव में पाए जाते हैं। मान लेते हैं ये जीव है, ठीक है, दोनों के लक्षण इस जीव में पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों के लक्षण, है ना, इस जीव में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही होता है क्या, संयोजक कड़ियों के प्रमाण, ठीक है, एविडेंस ऑफ कनेक्टिव लिंक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे थ्योरी कि ऐसे जीव जिसमें 2 वर्गों या जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, इन दोनों वर्गों के बीच कड़ी संयोजक कड़ी कहलाती है, ठीक है। जैसे विषाणु हो गया, आपने वायरस का नाम सुना है, बताओ विषाणु को जानते हो कि नहीं, वायरस दोस्त है तुम लोग का, मिला है कि नहीं, कभी नहीं मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं। वायरस,
हमको पता है क्या, वायरस जो होता है वो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। बाहर कहीं पड़ा है, नॉन लिविंग है, कोशिका के अंदर आ गया, लिविंग है। ठीक है, तो ये वायरस क्या है, वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी ही तो है, व निर्जीव के बीच की कड़ी ही तो है। ठीक है, सजीव भी है, निर्जीव भी है, यानी कि दोनों जातियों के लक्षण तो मिल रहे हैं ना वायरस में, बताओ मिल रहे हैं ना। ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं अपना युगलीना, क्या देखते हैं, युगलीना। तो आप युगलीना में क्या देखते हैं, युगलीना तो है प्लांट, वो जंतु एनिमल के अंदर आता है, लेकिन ये पौधे की तरह, प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जंतु और पौधे के बीच की कड़ी है। क्या है युगलीना, जंतु और पौधे के बीच की कड़ी है, पौधे के बीच की कड़ी है। ठीक है, पौधे के बीच की कड़ी है। जैसे आपने एक देखा है किसको, आर्कियोप्टेरस को। ठीक है, किसको देखा है प्यारे बच्चों, आर्कियोप्टेरस को। ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना, और सच में तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बच्चे बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल मस्त। ठीक है, आर्कियोप्टेरस में क्या देखा, ये पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। किसके, पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। तो हमने देखा कि भैया ये सरीसृप रहे होंगे, फिर ये पक्षी बन गए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कनेक्टिंग लिंक देखते हैं, फिर उसके आधार पर हम लोग क्या देखते हैं, जैव विकास के प्रमाण को देखते हैं। ठीक है, हम बताते हैं कि अच्छा जीवों का विकास ऐसे हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, बताइए बताइए, एविडेंस ऑफ जो है कनेक्टिंग लिंक नहीं है क्या भाई, एविडेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, ये देखिए, ये एक दूसरे से क्या होते, कनेक्ट है। ये युगलीना है आपका। ठीक है, पूरा चार्ट कहीं पे नहीं है, कहाँ खुल गया, इधर ही आजा भाई, इधर ही आजा, एक सेकंड। जैसे ये चार्ट आपका है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, है ना, ये एग्जैक्ट दिख नहीं रहा हमें। एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड देख लो भाई, है ना। ये देखो, जैसे एक कनेक्टिंग लिंक आपने ये देखा, क्या देखा, द ऑर्गेनिज्म विच प्रोसेस द करेक्टर ऑफ टू डिफरेंस ग्रुप आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स, यानी कि ये दो डिफरेंट ग्रुप के करेक्टर को शो करती है। ठीक है, वही होती है कनेक्टिंग लिंक्स। जैसे ये आपके एक मछली की आकृति के आप एक जीव देख रहे हैं, लेकिन इसके पास पंख भी हैं, फेदर्स भी हैं। ठीक है, पक्षियों के तरह फेदर्स भी हैं, शायद ये उड़ भी सकता हो। ठीक है, तो वही होते हैं प्यारे बच्चों कनेक्टिंग लिंक्स। द ऑर्गेनिजम्स विच पॉसेस द कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंस ग्रुप आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स, यानी कि दो ग्रुप के बीच के जब लक्षण को शो करता है, पास करता है, तो वो कहलाता है कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब प्यारे प्यारे से बच्चों हमारा अगला टॉपिक आता है, और वो आता है भैया भ्रूण विज्ञान के प्रमाण। क्या आता है, वो आता है भ्रूण विज्ञान के प्रमाण। ठीक है, एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, यानी कि भ्रूण जो एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो है, ठीक है, उस एम्ब्रियो को देखा गया। ठीक है, उस एम्ब्रियो से हमें एविडेंस मिले।
ठीक है, उस एम्ब्रियो ने हमको एविडेंस दिया है, उस एम्ब्रियो से हमको एविडेंस मिले और हम बताएं कि ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, क्या है, एम्ब्रियो है, इससे भी हमें प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जानते हैं कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का एम्ब्रियो होता है। ठीक है, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का भ्रूण पाया जाता है। कुछ जातियों के जो भ्रूण होता है उनकी पहचान करना मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक समानता होती है। ठीक है, जैसे 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 मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कुछ जातियों के भ्रूण को प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये प्राथमिक अवस्था में ही, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में ही क्या होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे जैसे आप मछली का भ्रूण ले लो, ठीक है, सूअर का भ्रूण ले लो, ठीक है, मुर्गे का भ्रूण ले लो, ठीक है, इन सभी का अगर आप एम्ब्रियो लोगे, ठीक है, कछुए का ले लो, मानव का ले लो, ठीक है, अगर आप इन सभी के एम्ब्रियो को लेंगे, किसको लेंगे, एम्ब्रियो को, यानी कि भ्रूण को लेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे प्रारंभिक अवस्था में जब ये भ्रूण बने हैं, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में इनमें अधिक समानता देखने को मिलती है। ठीक है, इनमें क्या देखने को मिलती है, प्रारंभिक अवस्था में अगर इन सभी भ्रूण को आपके सामने रख देंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा भ्रूण सूअर का है, कौन सा भ्रूण मछली का है, मुर्गे का है, मानव का है, कौन सा भ्रूण आपके कछुआ का है। ठीक है, आप पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके प्रारंभिक अवस्था के भ्रूण में क्या होता है, अधिक समानता मिलती है। ठीक है, अधिक समानता मिलती है, जिससे पहचान कर पाना क्या है, जिससे पहचान कर पाना मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर इन सभी के भ्रूण आपके सामने रख देंगे तो सच में इनको पहचान कर पाना, इनको जानना, इनको देख करके बता देना कि अच्छा ये भ्रूण लगता है मछली का है, बता ही नहीं पाएंगे आप। ठीक है, बता ही नहीं पाएंगे। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव का विकास मछली जैसे ही प्राणी से हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं, इसी आधार पर हम कह सकते हैं, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य का विकास, ठीक है, हम लोगों का विकास, आपका विकास, हमारा विकास, इस मनुष्य का विकास, ठीक है, मनुष्य का विकास मछली जैसे किसी प्राणी से हुआ होगा। ठीक है, मछली जैसे किसी प्राणी से हुआ होगा। ठीक है, मछली जैसे किसी प्राणी से हुआ होगा। इसी के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं, किसके, भ्रूण विज्ञान के प्रमाण के आधार पर। ठीक है, तो अगर हम देखें एविडेंस, अगर हम आपको दिखाएं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, आइए देखते हैं एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ये देखिए जो हमने आपको अभी तक बताया है, ध्यान से देखिए, हमने आपसे क्या बोला, हमने आपसे सिर्फ एक ही चीज बोला कि जो आपको एम्ब्रियो मिलता है वो लगभग इन सभी का समान होता है। ठीक है, जैसे फिश, अगर आप फिश का एम्ब्रियो देखोगे प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि इनिशियल फेज में अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में, तो फिश का एम्ब्रियो देखो, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर यही एम्फीबियन का एम्ब्रियो देखो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर रेप्टाइला का एम्ब्रियो देखो तो ऐसा देखने को मिलेगा। बर्ड का देखो तो सेम देखने को मिलेगा। मैमल्स का देखो तो लगभग सेम देखने को मिलता है।
ठीक है। अगर इन एम्ब्रियो को रख दिया जाए, ये नाम मिटा दिया जाए, तो आप एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे कि ये किसका एम्ब्रियो है। आप कैसे बता पाएंगे? तो बोलोगे भैया एक तरीके से बता लेंगे। मैंने बोला क्या? तुमने बोला भैया जब ये बड़ा होगा धीरे धीरे, जब इस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगी तो हम बता देंगे, क्योंकि जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा, जब ये बड़ा हो जाएगा एम्ब्रियो, ठीक है, जब ये एम्ब्रियो बड़ा हो जाएगा तो अपने जैसा दिखेगा, जैसा वो है वैसा दिखेगा। तो मछली का एम्ब्रियो आगे जा करके मछली जैसा दिखने लगेगा, एम्फीबियन का एम्ब्रियो एम्फीबियन जैसा दिखने लगेगा, रेप्टाइला का एम्ब्रियो रेप्टाइला जैसे दिखेगा, बर्ड्स का एम्ब्रियो आगे जा करके बर्ड्स के जैसा दिखने लगेगा, और मैमल्स का एम्ब्रियो ऐसे दिखने लगेगा, मैमल्स के जैसे, ठीक है। यानी कि इनकी प्रारंभिक अवस्था में, कौन सी? इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर पाना मुश्किल होता है। तो इसी के आधार पर हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि मैमल, ठीक है, इसी आधार पर हम कहते हैं कि मैमल्स का विकास फिश से, मछली से, या फिर मछली जैसे किसी ऐसे ही प्राणी से हुआ होगा, ठीक है। बताइए। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं वॉन मेयर। कौन से वैज्ञानिक? एक वैज्ञानिक आते हैं वॉन मेयर, ठीक है। तो वॉन मेयर साहब क्या कहते हैं? तो वॉन मेयर साहब कहते हैं कि इसी के आधार पर इन्होंने बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है। भ्रूण विज्ञान के प्रमाण के आधार पर इन्होंने क्या किया? बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है। क्या किया? बायोजेनेटिक नियम का इन्होंने प्रतिपादन किया, इन्होंने बायोजेनेटिक नियम को दिया, ठीक है। इस नियम में इन्होंने बताया क्या? इस नियम में बताया क्या? बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, इसको अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा कि इस नियम में इन्होंने बताया कि भ्रूण में पहले समान लक्षण व बाद में विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या बताया इन्होंने? वॉन मेयर ने बताया कि भ्रूण में पहले समान लक्षण, ठीक है, मछली के, बर्ड के समान लक्षण, और बाद में जैसे जैसे वो भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, बाद में विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसी नियम को किसने बताया? तो इसी नियम को बताया प्यारे बच्चों आपके वॉन मेयर ने। किसने बताया? तो वॉन मेयर ने बताया, ठीक है। फिर इसके बाद सन 1866 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं अर्नेस्ट हेकल। कब आते हैं? सन 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है। कौन से वैज्ञानिक? तो सन 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल आते हैं और वो बताते हैं इस जो है बायोजेनेटिक नियम को इन्होंने फिर से नियम दिया, ठीक है। इन्होंने फिर से पुनरावृत्ति सिद्धांत कहा और बताया कि इसमें जंतु अपने पूर्वज के भ्रूणी लक्षणों की जगह वयस्क लक्षणों को दोहराता है। ये लाइन लिख लीजिएगा, अर्नेस्ट हेकल ने कहा, ठीक है। अर्नेस्ट हेकल ने क्या कहा कि इसमें जीव पूर्वज के भ्रूणी लक्षणों की जगह वयस्क लक्षणों को दोहराते हैं, ठीक है। क्या लिखा कि इसमें जीव अपने पूर्वज के भ्रूणी लक्षणों की जगह वयस्क लक्षणों को दर्शाते हैं, ठीक है। भ्रूणी लक्षण को नहीं दर्शाते, वयस्क लक्षणों को दर्शाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो पक्षी जैसा बन जाता है, मनुष्य जैसा बन जाता है, रेप्टाइला जैसा बन जाता है, फिश जैसे बन जाती है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में क्या होते हैं? एकदम समान होते हैं, ठीक है। और वयस्क लक्षणों को ये क्या दिखाते हैं, ठीक है। तो भ्रूणी लक्षणों की जगह ये कौन सा लक्षण दिखाते हैं? सिर्फ और सिर्फ वयस्क लक्षण दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है एविडेंस ऑफ एटाविज्म, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं पूर्वजता का प्रमाण। देखो जीवन के प्रमाण कैसे मिले, कैसे कैसे प्रमाण मिलते गए, ठीक है, कैसे कैसे प्रमाण मिलते गए, ठीक है। तो पूर्वजता के प्रमाण में देखने को मिला कि इसमें लिख लीजिएगा, खैर लिखने के लिए है ही है,
ठीक है, बहुत लिखने वाला टॉपिक है। इसमें लिखिएगा कि जीवों में कभी कभी ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो वर्तमान जाति के लक्षण में नहीं होते हैं, वे पूर्वज जाति में पाए जाते थे। ठीक है, पूर्वस्था के प्रमाण में क्या होता है कि कभी कभी जीवों में ऐसे गुण आते हैं, ऐसे गुण होते हैं, गुण विकसित होते हैं, ऐसे गुण विकसित होते हैं, ऐसे गुण विकसित होते हैं जो उनके पूर्वज में थे। ठीक है, जो उनके पूर्वजों में थे। ठीक है, वर्तमान जाति में, वर्तमान में पूर्वजों में थे। ठीक है, वर्तमान में विलक्षण नहीं है, विलक्षण नहीं है, लेकिन अचानक से हो गया, कभी कभी आपने सुना है, कभी कभी आपने न्यूज़ में सुना है कि एक मनुष्य है, ठीक है, उसका छोटा सा बेबी पैदा हुआ, बच्चा हुआ और उसके पास टेल पाई गई। सुना है कि नहीं, बताओ कितने लोगों ने सुना है कि एक मनुष्य है, उसके पास टेल पाई गई, एक बच्चा जब पैदा हुआ तो टेल पाई गई, पूंछ पाई गई। ठीक है, ऐसे ही सुनते रहते हैं। तो पूंछ कहाँ से आई, पूंछ कहाँ से आई? जाहिर सी बात है इसके पूर्वज में। ठीक है, इसका पूर्वज, इस बच्चे का जो पूर्वज है उसके पास पूंछ रही होगी। ठीक है, उसके पास पूंछ रही होगी। इसके पास सींग क्यों नहीं आई? ठीक है, इसके पास सींग क्यों नहीं आई? इसके पास पूंछ ही क्यों आई? जाहिर सी बात है उसके पूर्वज में विलक्षण क्या होंगे, रहे होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्वजता का प्रमाण। ठीक है, इसके बाद आता है जंतुओं के भौगोलिक वितरण के प्रमाण। ठीक है, बस लास्ट प्रमाण है ये, क्या है? जंतुओं के भौगोलिक वितरण का प्रमाण। ठीक है, जंतुओं के भौगोलिक वितरण कहने का क्या मतलब होता है? ठीक है, यानी कि एविडेंस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। ठीक है, जियोग्राफी यानी कि जो भौगोलिक वितरण है उसके आधार पर। ठीक है, तो जैव विकास क्या होता है? यह जैव विकास के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। कौन? जंतुओं के भौगोलिक वितरण का प्रमाण। ठीक है, इसमें पहली लाइन डालिएगा, थ्योरी है, उसको लिखिएगा कि शेर व हाथी केवल अफ्रीका व भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो शेर होता है, लॉयन होता है, एलिफेंट होता है, वो केवल अफ्रीका में, ठीक है, वो केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ उसका भौगोलिक वितरण है, कुछ भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर भी वो रह सकता है, जहां पर भी वो सरवाइव कर सकता है, तो इसके भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताते हैं कि शेर व हाथी क्या होता है, अफ्रीका व भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें का अगला पॉइंट लिखेंगे कि जेब्रा, जिराफ व दरियाई घोड़ा केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। ये लो भैया, ठीक है, जेब्रा, जेब्रा, जिराफ व दरियाई घोड़ा केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रमाण लिखिए, अगला प्रमाण क्या है कि शुतुरमुर्ग अफ्रीका में तथा कुछ अरब देश में ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका कुछ एक भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है? उन जीवों का भौगोलिक क्षेत्र है, एक भौगोलिक क्षेत्र है, वो वहीं रहते हैं। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो वहीं पर अनुकूल हैं, वो वहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमें प्रमाण मिलते हैं। फिर लास्ट लिखिए कि डार्विन ने अमेरिका के, डार्विन साहब थे ना, चार्ल्स डार्विन, नाम तो सुना ही होगा, हैं? चार्ल्स डार्विन का नाम कितने लोगों ने सुना है? बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन साहब जो थे, डार्विन ने अमेरिका के 14 द्वीपों में गैलोपोगस द्वीप की चिड़ियों को अध्ययन किया। ठीक है, 14 द्वीपों में क्या गए, एक गैलोपोगस द्वीप था। ठीक है, उसमें चिड़ियों का अध्ययन किया। ठीक है, चिड़ियों का अध्ययन किया तो उन्होंने उनकी जो चोंच थी, ठीक है, चिड़िया की जो चोंच थी, ये देखो। ठीक है, डार्विन ने क्या किया, गैलोपोगस द्वीप पर, ठीक है, 14 गैलोपोगस द्वीप पर क्या किया, चिड़िया की चोंच पर इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, चोंच पर देखा और इनको प्रमाण भी मिले।
ठीक है, क्या मिले, इनको प्रमाण भी मिले, चोंच का अध्ययन किया, उन्होंने चोंच में मौलिक अंतर पाया, ठीक है, जो अलग अलग वातावरण व परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई। इन चिड़ियों को डार्विन की फिंचे कहते हैं। ठीक है, ये जो चिड़िया डार्विन ने देखा, इनको डार्विन की फिंचे कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्विन की फिंचे। ठीक है, तो अलग अलग द्वीपों में उनको चोंच कैसे देखने को मिली? जैसे जहां पर केवल मांस था, वो चिड़ियाएं केवल मांस खाती थी, डार्विन की फिंचे क्या थी? केवल मांस खाती थी, तो उनकी चोंच नुकीली थी ताकि वो मांस को काट सकें। ठीक है, जहां पर मांस नहीं खाती थी या दोनों खाती थी, उनकी चोंच कुछ मांस वाली कुछ नॉर्मल वाली थी। जहां पर फिंचे केवल जो है अनाज वनाज ही खाती थी, जो है वो खाती थी, ठीक है, उनकी चोंच कुछ दूसरी तरीके की थी। ठीक है, तो हम यही देखते हैं किसमें? डार्विन की फिंचे में। ठीक है, ये देखिए डार्विन की फिंचे। ठीक है, ये देखिए ये हमारे डार्विन साहब हैं और ये डार्विन साहब के साथ आपको दिख रही हैं डार्विन की फिंचें। ठीक है, ये क्या है? यही हमारे हैं वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। ठीक है, क्या है बच्चों? यही हैं चार्ल्स डार्विन। ठीक है, यही है हमारे चार्ल्स डार्विन। तो यहां पर इन्होंने क्या दिखाया? ये देखो, चिड़िया की चोंच आपको नुकीली देखने को मिल रही है। ये देखो एकदम नुकीली देखने को मिल रही। ये चिड़िया की चोंच अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो ये डार्विन क्या थे? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, डन, बताइए। तो इन्हीं को इनकी बोला जाता है कि भाई इन पर अध्ययन किया और देखा वातावरण के अनुसार। ठीक है, वातावरण व परिस्थितियों के अनुसार इनकी चोंच में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? वातावरण व परिस्थितियों के अनुसार, वातावरण व परिस्थितियों के अनुसार इनकी चोंच में क्या हुआ? इनकी चोंच में परिवर्तन देखने को मिला। वातावरण बदल गया, केवल मांस ही खाना था तो धीरे धीरे इनकी चोंच नुकीली होती गई, नुकीली होती गई। ठीक है, वातावरण बदला, मांस खत्म हुआ, अब इनको केवल अनाज ही खाना होता है तो इनकी चोंच किसी दूसरे तरीके की हो गई। इसलिए क्या बोला कि वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार क्या होते हैं, उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र की क्या है यहां पर देखिए। ठीक है, डार्विन की चिड़िया की जो चोंच थी वो क्या हुई? ये पूरे भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। ठीक है, ठीक है, वो जो इस भौगोलिक क्षेत्र का जो वातावरण था, ठीक है, इस भौगोलिक क्षेत्र में या फिर इनकी परिस्थितियों में क्या हुआ? परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, और उसी परिवर्तन को देख करके बताया गया कि भैया ऐसे चोंच रही होंगी। ठीक है, बताइए, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। चलो, हम अगर आपसे बात करें अनुकूली विकिरण की, ठीक है, किसकी? अनुकूली विकिरण की, तो अनुकूली विकिरण आज बात करते हैं कि कल कर लें? बताओ। अनुकूली विकिरण अगर समझ में आ रहा है तो हम बताते हैं, बताइए। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए पढ़ा देते हैं। अनुकूली विकिरण देखिए होता क्या है, इसमें बोला जाता है कि जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है। ठीक है, जब एक ही पूर्वज से, पूर्वज एक है, ठीक है, एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है, विभिन्न जातियों का विकास होता है, विकास होता है, तो यह अनुकूली विकिरण कहलाता है। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? यह आपका अनुकूली विकिरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक
पूर्वज है, ध्यान से देखिए, इसका पूर्वज एक है, एक कोई पूर्वज है, ठीक है, और उसी पूर्वज से अलग जाति, एक ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ठीक है। एक ही पूर्वज से क्या हो रहा है, अलग अलग जाति बन रही है, ठीक है, अलग अलग क्या हो रही हैं, जाति का विकास हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूली विकरण, ठीक है। इसमें आगे लिखिएगा, अनुकूली विकरण के और आगे लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि इसमें एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता है, ठीक है। एक जाति है, एक पूर्वज है, उससे अलग अलग जातियों का यानी कि विभिन्न जातियों का विकास होता है, ठीक है। इसे इसलिए इसे अपसारी जैव विकास भी कहते हैं, ठीक है, इसे अपसारी जैव विकास भी कहते हैं, ठीक है, अपसारी जैव विकास भी कहते हैं। एक ही जाति से विभिन्न जातियों का विकास होता है, इसलिए इसे अपसारी जैव विकास भी कहते हैं। उदाहरण डार्विन की फिंचे, ऑस्ट्रेलियल मार्सुपियल, ठीक है। उदाहरण क्या है, उदाहरण है आपका क्या, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, मार्सुपियल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वो है डार्विन की फिंचे, है ना, बिल्कुल सिंपल, बताओ ना, बताओ भाई, बताओ बताओ, बिल्कुल सिंपल है ना। अब अगर हम देखें यहाँ पर अनुकूली विकरण, ठीक है, अनुकूली विकिरण, ठीक है, तो अनुकूली विकरण क्या होता है, वो नहीं आया क्या भाई, ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अनुकूली विकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जानवर या एक पौधे की प्रजाति विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को विकसित करती है जिसमें शारीरिक विशेषताएं, ठीक है, क्या बोला गया, देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, देखिए अनुकूली विकरण क्या बोला गया कि अनुकूली विकरण यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक जानवर या वनस्पति प्रजाति अनेक प्रकार के विकसित होती हैं जिससे शारीरिक विशेषताओं और आदतों को अन्य वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है। इसमें जीवन के अधिक विशिष्ट तरीके विकसित होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण बताया जाता है, यह विकास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और पहली बार, ठीक है, पैलोजोइक अवधि लगभग 65 मिलियन से अधिक वर्ष पहले ये देखा गया था, ठीक है। कब देखा गया था, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले। यहाँ पर ये देखो, इसी अनुकूलन के हिसाब से जो इनका अनुकूलन हुआ, ठीक है, पर्यावरण में बदलाव हुआ, अनुकूलन हुआ और इनकी चोंच बदल गई, क्या हो गई, इनकी चोंच बदल गई, किसकी, डार्विन की फिंचे की, बताइए, डार्विन की फिंचे क्या हुई, चोंच बदल गई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जानवरों के मुख्य अंतर होमोलॉजिकल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, होमोलॉजिकल ऑर्गन, ठीक है, जो समान होते हैं, इसलिए उन्हें बुलाया जा सकता है क्योंकि वो मूल यानी कि पूर्वज की भिन्नता के रूप में उत्पन्न हुए हैं। डार्विन की फिंचे एक ही हैं, चिड़िया एक ही है, लेकिन चोंच अलग अलग हुई है, यानी कि इन चारों चिड़िया का पूर्वज, इन चारों चिड़िया का पूर्वज 1 2 3 4, इन चारों चिड़िया का पूर्वज एक रहा होगा, ठीक है, एक रहा होगा, केवल एक, डन। इधर देखो, अब क्या बताया जाएगा, और नए वातावरण के कार्य करने के लिए एक विशिष्ट कार्य करते हैं जिसमें वो रहते हैं। पूर्वज एक है, अलग अलग वातावरण में रह रहे हैं, इसलिए ये अलग अलग विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बताओ, इसी को कहते हैं अनुकूली विकरण। बोलो भाई, बोलो, इसी को कहते हैं अनुकूली विकरण। डार्विन की फिंचे, ठीक, ये देखो, जैसे ये इमेज तो अब आपने देख ही लिया है, ये देखिए, ठीक है, ये जो चिड़िया हैं, इन चारों चिड़िया का पूर्वज एक है,
ठीक है, इन चारों का चिड़िया का पूर्वज क्या है? एक है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई? दिक्कत ये हो गई कि इन सभी का वातावरण क्या है? इन सभी का वातावरण और इनकी परिस्थितियां बदली, और परिस्थितियां बदली जिसकी वजह से इनकी चोंच पर प्रभाव पड़ा और इनकी चोंच अलग अलग हो गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं किसके नाम से? डार्विन की फिंचे के नाम से। ठीक है, अब अगर हम देखें एक चीज और देखें, क्या वो देखें, जैसे ये देखिए, ये हमारे पास कुछ ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल हैं। ठीक है, कुछ ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल मतलब जो अपने बच्चों को क्या करते हैं? थैली में रख लेते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल में भी क्या होता है? अनुकूली विकर्ण देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आपको जो है आपके बुक में भी इस चीज़ का जिक्र है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके बुक में भी इस चीज़ का जिक्र है, पेज नंबर 130 में, पेज नंबर 130, ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल। ठीक है, बताओ। तो ये डार्विन, हाँ ये डार्विन वाले में ये टॉपिक है। हम इस टॉपिक को आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को लेकर के चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज आप सभी लोगों को पढ़ करके बहुत मज़ा आया होगा, मस्त लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, प्लेलिस्ट पर जा करके वीडियोस को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।